तो हेलो बच्चा लोग, मैं हूँ शिखा शर्मा। आज हम आपको पढ़ाएंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। विल स्टार्ट विद ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको नाम सुनने से लग रहा होगा ना कि ये ना आइटिस आ रहा है। इसका मतलब इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है इसमें कुछ भी कंडीशन, ये इन्फ्लेमेशन को। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक मिसनॉमर है, आप बोल सकते हो। तो ये मिसनॉमर मतलब नाम गलत है, क्योंकि इसमें आइटिस नहीं आना चाहिए। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, पर इसमें हमें मतलब होना चाहिए कि डिजनरेशन हो रहा है। ठीक है, किसका डिजनरेशन हो रहा है बेटा? डिजनरेशन हो रहा है आर्टिकुलर कार्टिलेज का। तो सबसे पहले आर्टिकुलर कार्टिलेज होता क्या है, हमें क्या पता। तो क्या होता है, ये मान लो एक बोन है, ठीक है, और ये दूसरी बोन है। दोनों बोन मिलके आपस में जब वो आर्टिकुलेट करेंगे, मतलब आपस में पास आएंगे, तभी तो जॉइंट बनेगा ना। तो अब जॉइंट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक ना आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, उसकी कवरिंग होती है जॉइंट के ऊपर। ठीक है, क्यों होती है कवरिंग? बोन टू बोन भी तो आ सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन पैदा करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन बोन थोड़ी सी ऐसी उबड़ खाबड़ होंगी। तो एक स्मूथ सरफेस चाहिए जो आपस में ऐसे ग्लाइड कर सके। तो इसलिए ये फ्रिक्शन को कम करता है और ग्लाइडिंग को इंक्रीज करता है। तो हमें ये चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर इसमें इसका डिजनरेशन हो जाए तो ये तो यहाँ पे रहेगा नहीं, तो हड्डी से हड्डी टकराएगी, फ्रिक्शन बढ़ेगा, पेन होगा ऑब्वियसली, है ना। बट अब हम बोल सकते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज से चला क्यों जाता है, डिजनरेट हो क्यों जाता है? क्योंकि वियर एंड टीयर से। वियर एंड टीयर कैसे? बार बार बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक आपने कुछ चीज़ यूज़ करी, है ना। जैसे आपने गाड़ी यूज़ करी, अब घिसे की सर्विसिंग कराते हो ना, वैसे ही वियर एंड टीयर हमारे जॉइंट्स का हो जाता है। तो कब होगा वो? जब हम एडल्ट हो जाएंगे, जब हम बुढ़े होंगे। 45 ईयर्स टू 50 ईयर्स के बाद हमें थोड़ा बुढ़ापा आने लग जाएगा, स्टार्ट होगा, तब होगा ये, ठीक है। तो ये एक एडल्ट एज है, मेनली एडल्ट एज के बाद जब हम थोड़ा एल्डरली होने लग जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं, तब ये आएगा। पर ये होता कहाँ कहाँ है? ये होता वहाँ है जहाँ पे हमारा वेट बेयर होता है। वेट बेयर कहाँ होगा? जब आप खड़े हो रहे हो तो वेट बेयर आपका हिप करता है, नी करता है ना, उन बिग जॉइंट्स पे होगा ये मेनली, ठीक है। और इसमें मेन और क्या क्या होगा, ये होगा कि दोनों का आर्टिकुलर कार्टिलेज खत्म हो जाएगा। तो क्या मैम ये नॉर्मल जॉइंट्स में नहीं हो सकता क्या? बाकी के जॉइंट्स में नहीं हो सकता? तो बेटा बिल्कुल हो सकता है। स्पाइन में भी हो सकता है, हैंड्स में भी हो सकता है, रिस्ट में भी हो सकता है। फर्स्ट सीएमसी जॉइंट्स में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। फर्स्ट सीएमसी जॉइंट, ये वाला जॉइंट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन का रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ओके। तो ठीक है, अब रीड हम क्या करेंगे। डिजनरेटिव आर्थराइटिस भी बोलते हैं इसको, क्योंकि हमने बोल दिया था आइटिस एक मिसनॉमर है, तो ये डिजनरेशन कराता है, डिजनरेटिव आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थरोसिस, अब आइटिस नहीं लगना चाहिए, इसके पीछे ओसिस लगना चाहिए। ऑस्टियोआर्थरोसिस बोलते हैं, बोल सकते हैं इसको। हाइपरट्रॉफिक आर्थराइटिस, अब ये क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इसमें ग्रोथ हो रही है, किसकी? ओवर ग्रोथ हो रही है बोन्स की। हमने बोला ना ऑस्टियोफाइट्स आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। तो हाइपरट्रॉफिक आर्थराइटिस भी बोल सकते हैं, जिसमें बोनी चेंजेस आते हैं। अब आपके एग्जाम में आर ए और ओ ए में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस पूछते हैं। तो आर ए ओ ए में क्या डिफरेंस है? आर ए को हम बोलते हैं एट्रॉफिक आर्थराइटिस, क्योंकि उसमें कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। इट इज अ नॉन इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन वाला नहीं होता। तो उसमें जो जो चीजें आती हैं, जैसे पेलर हमने पढ़ा है ना, फीवर आ जाएगा और रेडनेस हो जाएगी, वो सब नहीं दिखेगा इसमें। इसमें मेनली पेन दिखेगा। डिजनरेटिव कंडीशन ऑफ जॉइंट्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिजनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, हम पढ़ चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन, दैट इज ऑस्टियोफाइट्स, ठीक है। कॉमन वेट बेयरिंग जॉइंट्स में होगा ये हिप और नी, ठीक है। ऑल्सो सीन इज स्पाइन, हैंड्स, उनमें उनमें भी दिख सकता है। बोथ मेल एंड फीमेल अफेक्टेड हो सकते हैं इससे। मोर इन ओल्डर वुमेन, क्यों होता है बेटा ऐसा? क्योंकि हमारे फीमेल्स में ना ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत बेस्ट हार्मोन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि हमें ना प्रॉब्लम नहीं होने देगा, हमारे कार्टिलेज को संभाल के रखेगा, बोन्स को संभाल के रखेगा, हर चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखेगा। लेकिन जब हम ओल्डर हो जाते हैं तो हमारे मीनोपॉज हो जाता है। मीनोपॉज होने के बाद क्या होता है? मीनोपॉज होने के बाद ईस्ट्रोजन का लेवल हो जाता है डाउन। तो ये डाउन हो जाएगा, तो इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग जो हमें हमें मिल रही थी वो हट जाएगी। हटने की वजह से क्या होगा कि वुमेन को इजीली अफेक्ट कर सकता है कुछ भी, जैसे हार्ट अटैक भी आने के चांसेस हमारे एस्ट्रोजन लेवल मीनोपॉज के बाद बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से, मीनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लेवल डाउन होने की वजह से हमें इजीली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए बोलते हैं अपना ध्यान रखना चाहिए, पहले ही आदत बनानी चाहिए, पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा खाना चाहिए, ओके।
अब आते हैं हम बाकी चीज़ों पे, अब आएंगे हम रिस्क फैक्टर्स पे। रिस्क फैक्टर्स मतलब क्या होता है? रिस्क फैक्टर्स मतलब होता है कि किन किन को इजीली ये हो सकता है, ठीक है। अब पहली बात तो हम करते हैं ओबेसिटी की। ओबीज पेशेंट होते हैं, उन लोगों को इजीली हो सकता है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका वेट बहुत ज़्यादा होगा, और वेट बेयरिंग जॉइंट पे तो ये वैसे भी होता है, तो उनको हो सकता है। दूसरा हो गया जो मैकेनिकल लोडिंग, जैसे कि आपका जॉइंट ना लोड लेगा, ठीक है, लेकिन क्या पता उसमें ऐसे कुछ दिक्कत हो, जैसे नी जॉइंट में मेनिस्कस होता है, मेनिस्कस बहुत ज़्यादा क्योंकि लोड पड़ता है तो उनको संभालने के लिए, क्या पता उसके मेनिस्कस उसने किसी वजह से सर्जरी करा के एक्टमी करा रखी हो, ठीक है, मिनेक्सेक्टमी करा रखी हो, तो उसमें क्या होगा, मेनिस्कस हट जाएंगे तो लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो कार्टिलेज और उस पर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, उसका मतलब और ज़्यादा वियर एंड टियर हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, उसकी वजह से, और वैसे भी ये ज़्यादा यूज़ होने की वजह से कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन तो होता ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट ये करते हैं जेनेटिक्स की वजह से। जेनेटिक्स की वजह से कैसे हो सकता है? क्योंकि मम्मी को भी है, पापा को भी है, तो बच्चे को इजीली बेटा हो सकता है, ठीक है। एज हमने पढ़ ही लिया, 50+ के हो जाएंगे तो वैसे भी इसके चांसेस हैं कि ये बढ़ जाएगा। जेंडर फीमेल्स का आपको पता ही है, ठीक है। फीमेल्स में मोस्टली इजीली मतलब 50 ईयर्स के बाद, मीनोपॉज के बाद, मतलब 40, 45, 50 ईयर्स के बाद इजीली हो सकता है, ठीक है। अब आ जाता है ना कोलेजन, अगर कोलेजन डिफेक्ट का इनहेरिटेंस ले लिया हो किसी ने, ठीक है, कोलेजन टाइप 2, तो हमारा जो कार्टिलेज होता है ना, वो ना कोलेजन से मिलके भी बना होता है, ठीक है। तो कोलेजन के कोई ऐसा डिफेक्ट जिस बीमारी में ये जाएगा, उसमें तो ये इजीली हो जाएगा, क्योंकि कार्टिलेज तो वैसे ही कोलेजन से बनता है। अब ये जब वैसे ही वीक पड़ा हुआ है, क्योंकि एक पार्ट इसका है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही खत्म, तो इसका डिस्ट्रक्शन तो और इजी हो जाएगा, तो उसको कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिस्क फैक्टर्स हो गए, इन लोगों को ये इजीली हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप पे। टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स होते हैं बेटा 2 टाइप्स के, ठीक है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी ओए का मतलब होता है हमें रीज़न नहीं पता, हमें बस ये पता है कि इंसान बड़ा हुआ, एल्डर हुआ, एल्डर होने के साथ ही उसको ओए हो गया, हमें नहीं पता कि क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई, कुछ इंजरी हुई थी, ट्रॉमा हुआ था, क्यों जा रहा था वजन ज़्यादा, ओबीज भी नहीं था वो, हमें कुछ रीज़न नहीं पता, बस ये हुआ कि एल्डरली पेशेंट था, उसको ओए हो गया, तो ये प्राइमरी रीज़न हो गया। सेकेंडरी उसमें क्या होता है? सेकेंडरी उसमें होता है कि हमें एक दूसरी प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से ओए हो रखा है, तो अगर हम उसको ठीक करने के लिए जाएंगे ना, तो हमें पहली प्रॉब्लम पहले ठीक करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ओबेसिटी की वजह से ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, उसकी वजह से हो गया। अब ओए का ट्रीटमेंट हम वैसे भी नहीं करा सकते, पहले तो ओबेसिटी को खत्म कराना पड़ेगा, वरना हम पता चला ओए पे एक्सरसाइज करा के मेडिसिन दे के ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो ओबीज है, वापस से ठीक होकर वापस वही प्रॉब्लम, वेट फिर भी बियर करना पड़ेगा उसको, ठीक है। इंजरी हो गई किसी चीज़ की वजह से, और क्या प्रॉब्लम है, प्रीवियस कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो रखा हो, ठीक है, जिसमें कार्टिलेज या फिर बोन्स की प्रॉब्लम है, बोन्स वीक हो गई, तो कार्टिलेज का भी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा उस पर, समझ आ गया ना तुम लोग को। और प्रायर इन्फ्लेमेशन हो गया हो, ठीक है, ट्रॉमा हो गया हो, इन सब की वजह से इजीली हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो सेकेंडरी पता ही चल गया, अब हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं रिस्क फैक्टर्स पे। रिस्क फैक्टर्स में क्या आ गया? पहले तो ओबेसिटी। ओबेसिटी क्यों? क्योंकि वेट बेयरिंग बढ़ जाता है। अब नॉर्मल मैकेनिकल लोडिंग बता दिया था, ज़्यादा लोडिंग जितनी लेनी चाहिए उतनी नहीं ले पा रहा है जॉइंट, अब नॉर्मल हो गई, ठीक है। जैसे इंस्टेबिलिटी हो गई, जॉइंट ही वीक है, ठीक है। इनहेरिटेड टाइप 2 कोलेजन डिफेक्ट बता दिया कि कोलेजन से मिलके बनता है। तो ऑक्यूपेशन फार्मर्स, ठीक है, जेनेटिक्स की वजह से। ऑक्यूपेशन में कैसे बेटा? ऑक्यूपेशन में इसलिए कि फार्मर्स ज़्यादा, मतलब उनके जैसे लेबर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, इन लोगों का काम इतना ज़्यादा मेहनत वाला होता है कि लोडिंग वैसे भी बढ़ जाती है, ठीक है, वेट बेयरिंग जो और भी बढ़ जाती है, उनका जो वियर एंड टियर, ओवर यूज जो था, वैसे भी ओवर यूज की वजह से हो रही थी, उनका ओवर यूज बढ़ गया, ठीक है। ओवर यूज का भी ओवर यूज कर पा रहे हैं, उनको करना पड़ रहा है, मतलब, ठीक है। जेंडर हमारे लिए कर रहे हैं, उनको थैंक यू बोलना चाहिए रोज। जेंडर में फीमेल्स का ज़्यादा होता है, बता दिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ वो है पता है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, मैं बता ही चुकी हूँ। ये प्राइमरी जो होता है मोर कॉमन होता है, अननोन रीजन की वजह से होगा, एल्डर्स में कॉमनली मिलेगा, ठीक है। बायोमैकेनिकल वियर एंड टियर की वजह से ये मेनली हो जाएगा, हमें रीज़न नहीं पता कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कि क्यों कार्टिलेज चला गया। सेकेंडरी उसमें हमें पता है ट्रॉमा हो गया हो, शायद उसको ट्रॉमा की वजह से क्या होगा, लोड ज़्यादा पड़ने लग गया, उसका ओवर यूज ज़्यादा होने लग गया, ठीक है। इन्फ्लेमेशन, अर्थराइटिस पहले से ही कुछ हो रखा है, उसको इन्फ्लेमेशन वाला अर्थराइटिस हो रखा है, उसकी वजह से, और इन्फ्लेमेशन तो वैसे ही प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से और लोड बढ़ गया, ठीक है। इंजरी टू द जॉइंट हो रखा है, ओबेसिटी है, प्रीवियस इन्फेक्शन है, कोलेजन डिफेक्ट है, इन सब की वजह से अगर हमारा ओए है तो हम उसको सेकेंडरी ओए बोलते हैं।
ओके बेटा, अब हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? पैथोफिजियोलॉजी मतलब क्या गलत हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, हम रीज़न समझेंगे, फिजियोलॉजी समझेंगे उसकी, ठीक है। तो ये हमारा जॉइंट था, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज था। आर्टिकुलर कार्टिलेज बना किस किस से होता है? टाइप 2 कोलेजन से और प्रोटियोग्लाइकन से मेनली, ठीक है। कॉन्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रोसाइट्स सेल्स होते हैं जो कि इन दोनों को मेंटेन करते हैं और बनाते हैं, लेकिन ये इतने स्लो सेल होते हैं ना बेटा कि इन दोनों को बना ही नहीं पाते, मतलब बहुत लेट लेट बनाएंगे। जैसे प्रोटियोग्लाइकन्स तो हमारा 5 साल में बनता है, ठीक है, 5 ईयर्स में बनता है। अब आपके पास इतना टाइम थोड़ी है कि आप इसको डैमेज कर दोगे तो फिर ये कल ही बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे WBC होगा, ये सब तो बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, ये 5 ईयर्स में एक बार काम बन रहा है, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम की बात है। अब क्या हुआ पैथोलॉजी में? क्या हुआ पैथोलॉजी में? हो गया कि हमारे पास कोई भी स्ट्रेस आया या वियर एंड टीयर की वजह से, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ की वजह से, किसी भी रीज़न से, XYZ रीज़न से ये ना ख़राब होने लग गया, ये वाला सरफेस ना डिजनरेट होने लग गया, इसमें इंजरी होने लग गई, ठीक है। कॉन्ड्रियोसाइट्स हेल्प करना चाहता है, ऑब्वियसली इसको मेंटेन करके रखता है। तो मान लो अगर हमारा कार्टिलेज मैं गंदी राइटिंग में लिख रही हूँ, अभी समझाऊंगी अच्छे से नोट्स से, ठीक है। कार्टिलेज इंजरी, अब कार्टिलेज इंजरी में एक चीज़ ध्यान से सुन लो कि ब्लड सप्लाई नहीं होता कार्टिलेज का, ठीक है। ब्लड सप्लाई ज़ीरो होती है, तो अब वो क्या करेगा? अब ब्लड सप्लाई ज़ीरो होती है तो फिर तो नरिशमेंट इसको इजीली मिल ही नहीं पाएगा। अब आपकी तबीयत खराब होती है, आपकी मम्मी आपको अच्छा अच्छा खाना खिला के देती है ना, मतलब दाल, ये सब जो पौष्टिक आहार बना के देते हैं, तो इसका पौष्टिक आहार यहाँ से मिल ही नहीं सकता। किससे मिल सकता है? इससे मिल सकता है, साइनोवियल फ्लूइड से, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड से मिल सकता है, ठीक है। तो कार्टिलेज, लेकिन ब्लड सप्लाई से हम इजीली खाना अच्छा इजीली मिल जाता है सेल्स को और सब चीज़ को, लेकिन इसको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। अब पेन की वजह से क्या होता है ना, जब आप कभी भी मूवमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल ये मेरे दोनों जॉइंट है, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड बीच में यहाँ पे फेल हो रखा है, ये दोनों जॉइंट है, ठीक है। जब मैं ऐसे एक्सरसाइजेस करूंगी, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक्सटेंशन कराती हूँ, ठीक है, एक्सटेंशन ऐसे होता है, तो आगे वाले फ्लूइड की तरफ कार्टिलेज हमारा यहाँ पे पूरा कार्टिलेज है, यहाँ पे पूरा कार्टिलेज है, ध्यान से समझना, थोड़ा बोरिंग है आई नो, ठीक है। यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड बीच में भरा हुआ है, ठीक है, बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। अब कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे जो कार्टिलेज है उसको साइनोवियल फ्लूइड अपने पास थोड़ी जाएगा, वो तो बस ऐसे बीच में पड़ा हुआ है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करोगे, ROM करोगे, कुछ भी करोगे, तो वो क्या करेगा? मूव होता है। फॉर एग्जाम्पल वो केचप जैसा होता है, ठीक है, पानी जैसा नहीं होता, तो अगर आप नहीं मूवमेंट करोगे तो वो बीच में ही पड़ा रहेगा। तो हमें क्या करना है? हमें ना, अगर मान लो मैं यहाँ से ऐसे जॉइंट मैंने मूव कराया, मतलब ऐसे जॉइंट कराया, तो सारा केचप यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो साइनोवियल फ्लूइड बनाती है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो साइनोवियल फ्लूइड है वो इस साइड आ गया, तो यहाँ पे कार्टिलेज को नरिश करेगा। अब अगर ये इस साइड मूवमेंट होगी, यहाँ साइड मूवमेंट होगी, तो साइनोवियल फ्लूइड इस साइड चला जाएगा, तो इस साइड पूरा मेंटेन करेगा। लेकिन जब हमें पेन हो रहा है तो हम तो मूवमेंट कर ही नहीं रहे, तो ये साइनोवियल फ्लूइड यहाँ का यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाएगा, तो कार्टिलेज के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि यार मुझे तो कोई खाना ही नहीं खिला रहा, ठीक है। ब्लड सप्लाई अपने आप ही हर जगह जा जाके खाना खिलाती है। साइनोवियल फ्लूइड के साथ क्या है कि आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपको हर जगह खाना मिलेगा, समझ आया? तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इसकी पैथोलॉजी में आपको इतना समझ आ गया कि कार्टिलेज को इंजरी हो गई अपने आप, हमें नहीं पता क्यों हो गई, बस इस अगर प्राइमरी है। तो सेकेंडरी है तो हमें पता चल गया ट्रॉमा हुआ होगा, कभी फ्रैक्चर हुआ होगा, माइल अलाइनमेंट हो गया, किसी और रीजन की वजह से कार्टिलेज की इंजरी हुई है, ठीक है, इंजर्ड हो गया। अब कॉन्ट्रोसाइट्स क्या करना चाहते हैं? हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि ये इनको वापस से पैदा करते हैं, ग्रो करते हैं, राइट। इसको बढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो कार्टिलेज ने क्या करा, कॉन्ड्रोसाइट्स ने क्या करा, इनकी हेल्प करना चाहिए, तो वो क्या करे, एकदम से डिवाइड करा उन्होंने अपने आप को, कह रहे यार अरे प्रॉब्लम हो गई भाई, मैं तो हेल्प करूंगा। और उन्होंने एंजाइम्स रिलीज करे। वो एंजाइम्स के नाम क्या है? एंजाइम्स के नाम है प्रोटीएजेस, ठीक है, कोलाजिनेजेस, MMPs, इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स, जैसे कि नॉर्मल सेल्स में भी होता है, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम जब रिलीज करे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने हेल्प करने के बजाय क्या करा, उन्होंने डैमेज को और बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि कोलाजिनेजेस, ये सब प्रोटीएजेस ने और क्या करा, उन्होंने इन दोनों को और ज़्यादा मारा, ठीक है। उन्होंने सोचा मैं रीमॉडलिंग करता हूँ। रीमॉडलिंग मतलब होता है जैसे ये सेल्स पहले से थे ना हेल्दी, वैसे ही बनाऊंगा, बाकी जो बेकार है ना उनको अभी पूरा ही मार दो। तो इन लोगों ने जो बच्चे खुचे थे बेचारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने, उनको और ज़्यादा मार दिया। अभी ये चला गया कॉन्ड्रोसाइट सदमे में, और ये बिल्कुल ही और ज़्यादा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। अब प्रोटियोग्लाइकन्स जो होता है ना बेटा, वो ना H2O से भी बना होता है, उसमें वाटर कंटेंट हाई होता है क्योंकि ये शॉक अब्जॉर्ब करता है। ये क्या हो गया? हाँ,
प्रोटियोग्लाइकन्स जो होता है ना वो शॉक अब्जॉर्ब करता है, उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो वाटर कंटेंट क्या हुआ, वो और ज़्यादा रिलीज हो, वाटर कंटेंट तो बढ़ गया और ये सारे जो इनके जो कोलेजन और ये थे वो सारे टूट गए। ठीक है, अब हम इतना पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, पैथोफिजियोलॉजी में है नॉर्मल है, टाइप 2 कोलेजन से बना होता है जो कि टेंशन रेसिस्ट करता है, प्रोटियोग्लाइकन से बना होता है कार्टिलेज जो कि कंप्रेशन रेसिस्ट करता है। प्रोटियोग्लाइकन 5 साल में बनेगा। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या करते हैं, इन दोनों को हेल्प करते हैं बनाने में और मेंटेन करने में। ठीक है, ये इतना स्लो है कि ये 5 साल में बन रहा है। अब आते हैं पैथोलॉजी पर। पैथोलॉजी में हमारा कैसी भी रीजन से हमारा कार्टिलेज इंजर्ड हो गया, अब हमें पता है कि नो ब्लड सप्लाई है इसके पास, कॉन्ड्रोसाइट्स हेल्प करेगा क्योंकि वो सेंस कर लेता है कुछ तो हुआ है भाई। तो कॉन्ड्रोसाइट्स जो ये वाले सेल्स थे जो इन दोनों को बनाते हैं मेंटेन करते हैं वो हो गए एक्टिव कि अरे हेल्प करनी है, वो ज़्यादा ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और रिलीज करते हैं एंजाइम, प्रोटीएजेज, एमएमपी, कोलाजिनेजेज, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। ठीक है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे एमएम की फुल फॉर्म भी लिखे आप पढ़ सकते हो, मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेजेस। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर ये क्या करते हैं, कार्टिलेज मैट्रिक्स को इंक्रीज कर देते हैं, डैमेज को, मतलब कि वो जाते हैं और वो सोचते हैं कि भाई हम हेल्प करेंगे, लेकिन वो बाकी सारी ये सब इन दोनों को प्रोटियोग्लाइकन्स को और टाइप 2 कोलेजन को मारते पीटते हैं, तो और ज़्यादा डैमेज बढ़ जाता है, फिक्सिंग कुछ नहीं होती। ठीक है, अब क्या होगा, प्रोटियोग्लाइकन्स हमें पता है कम हो जाएगा, कोलेजन टाइप 2 कम हो जाएगा, प्रोटीन H2 कंटेंट जैसा मैंने बताया बढ़ जाएगा। ठीक है, और कॉन्ड्रोसाइट्स ये सब सदमे में चले जाएंगे, वो भी डाई हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि जो अकेलौता बंदा कॉन्ड्रोसाइट्स जो कार्टिलेज बनाता था वो भी मर गया, तो अब तो रिजनरेट हो ही नहीं सकता कार्टिलेज। ठीक है, तो क्या होगा, कार्टिलेज टूटने फिटने लग जाएगा। ठीक है, ब्रोकन पीसेस बेटा उसके ऐसे ऐसे तैरने लग जाएंगे। ठीक है, लूज बॉडी बन सकती है ऐसे नी जॉइंट में या कहीं पे भी किसी भी जॉइंट्स में। अब लूज जॉइंट जो होती है, लूज बॉडी जो होती है वो पेन्स और ज़्यादा बढ़ा देंगी। ठीक है, अब देखो मेन चीज़ क्या हो गई, ये जो सारा आप पढ़ रहे हो ना, ये 1 मिनट का या 1 दिन का नहीं है, काफ़ी टाइम लेता है ये सब होने में, काफ़ी टाइम हो रहा है, टाइम लेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लेट हुए में। अब ऐसा हो गया कि ये जो टाइप था ना ये चलते ही रहा, जितना पहले थोड़े से कार्टिलेज बर्बाद हो रखे थे उनको सेल्स ने मारा, फिर दोबारा ऐसा हुआ डिजनरेशन की वजह से दूसरे कार्टिलेज की लेयर चली गई, फिर कॉन्ड्रोसाइट एक्टिवेट हो गए, फिर उन्होंने रिलीज करा, ये बार बार होते रहा। ठीक है, अब ऐसा होगा बहुत ज़्यादा 90% बहुत ज़्यादा ही हो गया अब हमारा कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये होगा कार्टिलेज बहुत ज़्यादा लॉस में चला गया और बोनी चेंजेस भी होने शुरू हो जाएंगे। अब बोनी चेंजेस कैसे शुरू हो जाएंगे, ये एक बोन है, ये एक बोन है। ठीक है, यहाँ का कार्टिलेज उड़ गया, यहाँ का कार्टिलेज उड़ गया। अब ना कार्टिलेज मतलब यहाँ पे बीच में कार्टिलेज था, यहाँ का दोनों सारा उड़ चुका है। अब ये दोनों के बीच में कुशन टाइप स्ट्रक्चर रखा हुआ था, अब वो तो है नहीं, अब वो डिस्ट्रक्ट हो गया, तो ये आपस में लड़के जाएंगे ऐसे। ठीक है, और एक आपस में घिसेंगे। अब हमने क्या देखा, जॉइंट वो कार्टिलेज था तो ये थोड़ा दूर दूर थे, नहीं है तो ये पास में आ गए। तो जब आप एक्सरे देखोगे ना तो इन दोनों का जो स्पेस होगा, जिसको हम जॉइंट नैरोइंग स्पेस बोलते हैं, जो जॉइंट स्पेस बोलते हैं, वो नैरो हो जाएगा। ठीक है, तो नैरो जॉइंट स्पेस दिखाई देगा एक्सरे में जब आपका और ओए होगा तब। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, अब जब ये दोनों चले जाएंगे तो ये स्पेस ऐसे हो जाएगा और आपस में हड्डियां टकराने लग जाएंगी। अब बेटा टकराएंगी, ऐसे ऐसे टकरा रही हैं, तो क्या होगा, ये होगा कि जो बोन होगी ना वो भी तो सोच रही है कि अरे यार हम दोनों तो आपस में मिल गए, हम दोनों को हेल्प करनी पड़ेगी, हम दोनों में तो बहुत फ्रिक्शन हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, आपस में टकरा के अपने आप को डेंस बना लेंगी। ठीक है, और अपने आप को शाइन आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं इबर्नेशन। पेन तो होगा ही होगा, साथ में ये आपस में टकराएंगे, तो ये सोचेंगे हम ही आपस में हेल्प कर देते हैं, हम ही इतना स्मूथ हो जाते हैं कि दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, फिर ये स्मूथ होने लग जाएंगे, फिर बोन को कुछ लगेगा कि अरे यार अभी तो हमें बता, हम तो घिस रहे हैं, तो हम क्या करते हैं और भी सेल्स बना लेते हैं, तो ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिव हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, ऑस्टियोफाइट्स बना देंगे। ऑस्टियोफाइट्स क्या होता है, छोटे बोनी सेल्स। ठीक है, और ज़्यादा बनने लग जाएंगे, ये और आपस में घिसेंगे तो पेन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड में जो यहाँ पे एजेस हैं यहाँ पे और ज़्यादा ग्रो होने लग जाएगा, ये होता है हमारा ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन, जिसको हम बोनी स्पर्स भी बोलते हैं। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड कहाँ चला जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड तो यहाँ पे था ना बेटा प्रेजेंट, वो कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे जो क्रैक्स हो गए उसमें फिल हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रस वॉल्ड सिस्ट, मतलब किसी भी जगह पे फ्लूइड भर गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोनी के क्रैक्स में फ्लूइड भर गया, इसको इसलिए हम उसको फाइब्रस मतलब हार्ड, वॉल्ड मतलब वो वॉल्स में बोन की, और सिस्ट मतलब उसमें लिक्विड भर चुका है। ठीक है, कार्टिलेज ब्रेक हो गया, कार्टिलेज पूरा ब्रेक हो चुका है, यहाँ से पूरा ब्रेक हो चुका है। ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, अब साइड में जो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो साइनोवियम फ्लूइड रिलीज करती है, बनाती है, वो भी इरिटेट हो जाएगी और उसकी भी वॉल थिक हो जाएगी और उसमें भी स्वेलो हो जाएगी, मतलब
स्वलन सूज जाएगी, ठीक है। अब इसमें आप बोलोगे कि इन्फ्लेमेशन तो है, लेकिन वो बेटा बहुत ज़्यादा माइल्ड इन्फ्लेमेशन है, तो उसको हम ऐसे नहीं ले सकते कि ये इन्फ्लेमेशन हो रहा है ऐसे करके, नहीं, बहुत ज़्यादा माइल्ड इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। उसकी वजह से मेनली पेन नहीं होता, पेन होता है फ्रिक्शन की वजह से, ऑस्टियोफाइट्स की वजह से, ठीक है। और बाकी हमारा फिर हमें क्या, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑब्वियसली अब हम क्या करेंगे, हम अपने मूवमेंट रोक देंगे। मूवमेंट रोक देंगे तो मसल ना क्या करती है, मसल भी तो इनएक्टिव हो जाएगी, काफ़ी टाइम के लिए इनएक्टिव रहेगी, तो वो उसमें एट्रोफी देखने को मिल सकती है, आरओएम डिक्रीज हो जाएगा, पेन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, स्टिफनेस आ जाएगी, ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो हमें उसको मेनली ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब हम क्या देखेंगे, कैसे क्या होती है, क्या क्या होती है, वो भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। तो वो क्या होती है कि पेन हो रहा है। अब हम बोल सकते हैं जितना आप घुटना मोड़ोगे उतना पेन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो स्पर्स आ रहे हैं, ऑस्टियोफाइट्स आ रहे हैं, जॉइंट स्पेस और कम हो रहा है ना, क्योंकि वो घिसड़ा रही है, फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। तो इंक्रीज विद एक्सरसाइज, रेस्ट करने से वो डिक्रीज होगा। मतलब आपको रेस्ट करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा पेन तो कम हो गया यार, ठीक है। मॉर्निंग स्टिफनेस लगेगी, लेकिन जो आरए में होता है वो स्टिफनेस प्रेडोमिनेंट हो जाती है और ओए में पेन प्रिडोमिनेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि पेन बढ़ा हुआ लगेगा, स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस लेस देन 30 मिनट्स रहेगी, ठीक है। मसल स्पैजम देखने को मिलेगा, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मसल वीकनेस बता दिया, वेस्टिंग भी हो सकती है। क्रैपिटस, क्रैपिटस क्यों होगा? क्योंकि हमारे ऑस्टियोफाइट्स हैं। जैसे बेटा आवाज़ आती है ना, जैसे आप फील भी कर सकते हो, टच करोगे तो फील होगा कि कुछ हो रहा है, ऐसे घिसड़ रहा है, उसकी वजह से आवाज़ आएगी, ठीक है। जॉइंट डिफ्यूजन मिलेगा, डिफॉर्मिटी मिल सकती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरए में तो होती है ये डिफॉर्मिटीज, ओए में भी हो सकती है। अब आते हैं हम कहाँ कहाँ हो सकती है। तो डीआईपी में, डीआईपी क्या होता है? ये वाला, ये डीआईपी, ठीक है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। पीआईपी में भी हो सकती है। अगर डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में तो उसको हम बोलेंगे हेबर्डन्स नोड्स, ठीक है, जो नोड्यूल्स प्रेजेंट है। नोड्यूल्स मतलब गांठें ऐसी मोटी मोटी हो जाएंगी, ठीक है। और बोकार्ड्स नोड्स जब बोलेंगे, जब उसमें पीआईपी में मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है। वेरस और वेलगस डिफॉर्मिटी भी हो सकती है नी में, ठीक है। अब आते हैं हम इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन मतलब पता कैसे चलेगा कि हमें हुए है? पहली बात तो हिस्ट्री से पता चल जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री लोगे कि रात में उसको पेन हो रहा है, स्टिफनेस देखोगे कि है कि नहीं, ठीक है। मॉर्निंग स्टिफनेस बताएगा वो, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो गए, क्रैपिटस मिलेगा, ठीक है। डिफॉर्मिटी दिख सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही एडवांस हो जाए तब दिख सकती है, ठीक है। और मसल वीकनेस हो सकती है, ठीक है। आपको इन सब चीज़ों से वैसे ही हिस्ट्री लेके पता चल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम फिर ब्लड टेस्ट करेंगे, लेकिन ब्लड टेस्ट अगर प्राइमरी हुआ है ना तो हमें नॉर्मल लगेगा। क्यों बेटा नॉर्मल क्यों लगेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेशन तो होता ही नहीं है। इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो ESR, ठीक है, CRP, ये सब हमें नॉर्मल दिखेगा। नॉर्मल WBC की वैल्यू, ये सब में नॉर्मल दिखेगी, ठीक है। रेडियोलॉजिकल फीचर्स में हमें दिखेगा कि कार्टिलेज का लॉस हो रखा है, हमें जॉइंट स्पेस नैरोइंग दिखेगी, ठीक है। ऑस्टियोफाइट्स दिखेंगे, ठीक है। सबकॉन्ट्रल क्या होता है? सबकॉन्ट्रल होता है यहाँ पे कार्टिलेज था, यहाँ पे, यहाँ वाली जो बोन है, ये जो कार्टिलेज को हटा के ये जो बोन है ना, इसको सबकॉन्ट्रल बोलेंगे। यहाँ पे कार्टिलेज था, ये वाली बोन है सबकॉन्ट्रल, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी, वो बोन बहुत ज़्यादा रफ हो जाएगी, वो फ्रिक्शन होगा, उसकी वजह से हम बोल देंगे सबकॉन्ट्रल स्क्लेरोसिस हो रहा है। सिस्ट भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये सब दिखेगा। अब रेडियोलॉजिकली अगर उससे क्लासिफिकेशन करा जाए ना तो हमारे 5 ग्रेड में बांटा गया है, ठीक है। OE, तो अगर फर्स्ट ग्रेड हो है इसका मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मल, जॉइंट स्पेस जो है वो नॉर्मल है, बोनी स्पर दिख सकता है, ठीक है, सिर्फ जो बोनी स्पर है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्रेड 2 अगर है तो जॉइंट स्पेस जो है ना वो आधे से ज़्यादा, जितना होना चाहिए आधे से थोड़ा सा कम, मतलब ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो इतने से आधे से अभी भी ज़्यादा ही है जॉइंट स्पेस, ज़्यादा पास नहीं आया, मतलब आधे से ज़्यादा ही है, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेड 3 है तो जॉइंट स्पेस जो है ना वो एकदम ही आधे से कम हो चुका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। जॉइंट 4 में ऑब्लिटरेशन ऑफ जॉइंट स्पेस, मतलब एकदम absent हो गया है जॉइंट स्पेस, ठीक है। ग्रेड 5 में क्या है? सबलक्सेशन हो गया है या फिर अर्थरोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हद हो गई है कि सबलक्सेशन, पूरे मसल वेस्टिंग भी दिख रही है। और मतलब सबलक्सेशन कब होगा? जब आसपास के सारे स्ट्रक्चर्स वीक होंगे तभी तो डिसलोकेशन टाइप होने के चांसेस हैं। तो इतना ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी सारे आसपास के कि सबलक्सेशन भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में क्या होता है? पेशेंट एजुकेशन। सबसे पहले तो पेशेंट को एजुकेट करेंगे, ताकि अगर उसको ही पता होगा ना कि मैं यार ये वाला काम करता हूँ ना तो ये नहीं करना मुझे, तो वो ओवरलोडिंग को खुद ही प्रिवेंट कर लेगा। उसको पता होगा कैसे जाना है। जैसे CD यूज़ करता है तो उसको पेन होगा तो उसको पता है CD यार अभी यूज़ नहीं करनी मुझे, थोड़ा टाइम बाद यूज़ करेंगे, जब हमारी मसल स्ट्रेंथ हो जाएगी, जब बाकी चीज़ें ठीक हो जाएगी तब यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो
वो लिफ्ट यूज़ करेगा, ठीक है। बाकी की क्या वो कर सकते हैं, उसको बोल दिया एक्सरसाइज करनी, अब हमने बोला एक बार 2 बार बीच बीच में एक्सरसाइज करो, पर लेकिन वो सोचा नहीं यार हम तो एक ही साथ कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, पेन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसको एजुकेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो खुद को बता सके कि नहीं यार अभी एक साथ ज़्यादा एक्सरसाइज करना मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं धीरे 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 बीच बीच में करता रहूँगा, ठीक है। तो उसको ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करेगा। अगर वो ओबीज है तो उसको पता होगा कि यार मुझे वेट तो मेरा बहुत ज़्यादा ही रोल प्ले कर रहा है इसमें, तो मुझे वेट कम करना चाहिए, तो वो वेट कम करेगा, ठीक है। अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, जैसे उसको एक्सरसाइज प्रोग्राम का इंपॉर्टेंस पता होगी, ब्रेसिस की इंपॉर्टेंस पता होगी। अगर हमें स्टिक यूज़ करने के लिए हमने उसे दी, केन यूज़ करने के लिए, तो उसको पता होगा कि हाँ यार यूज़ करना है मुझे क्योंकि मेरे ज़्यादा लोड पड़ रहा है इस साइड, तो उसको समझ आना चाहिए ये सब, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हम सब कुछ बताएंगे उसको, ठीक है। उसकी चॉइस होनी चाहिए ना, पता चला वो कराना चाह रहा है ऑपरेशन, तुम लगे पड़े हो नहीं फिजियो कराओ, ठीक है। तो उसको सब कुछ बताना है, और उसको ये बताना है कि इतना जल्दी नहीं आता, इसका थोड़ा टाइम लगता है, तभी जाके हमारा अच्छे से एक्सरसाइज का इफेक्ट दिख पाएगा। पेशेंट फिजियो ट्रीटमेंट में हम क्या क्या दे सकते हैं। अब ऑब्वियसली गोल तुम्हारा सबसे पहले तो पेन सिम्टम्स को डिक्रीज करना होना चाहिए, कि उसके हिसाब से जो उसके साइंस हैं, जैसे पेन है पेन को डिक्रीज करना है, स्टिफनेस है स्टिफनेस को डिक्रीज करना है, ROM वो फंक्शनल चल ही नहीं पा रहा उसको मेंटेन और इम्प्रूव करना है, ठीक है। पता चला तुमने एक्सरसाइज कराई और कम हो गया और बैठना लग गया, तो उसको इम्प्रूव करना है और मेंटेन तो करके ही रखना है जितना है, ठीक है। स्ट्रेंथ लानी है ताकि वो कर पाए इजीली, उसके लिए काम बढ़ जाए, ठीक है। पॉस्चर अलाइनमेंट वगैरह सब ठीक करना है, ठीक है। अब एक्सरसाइज कैसे कैसे क्या क्या करानी है, पहली बात तो सबसे पहले हमें कराना है क्यों चाहिए एक्सरसाइज, मैंने अभी बताया था कि उसका जो कार्टिलेज का यहाँ पे बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो वो कार्टिलेज न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, ठीक है। कुछ हमें एविडेंस क्या दिखाते हैं, क्योंकि अगर कार्टिलेज को जितना बचा कुचा कार्टिलेज, अब आप बोलोगे कि कार्टिलेज तो था ही नहीं ना, डिस्ट्रक्ट पूरा थोड़ी हुआ है बेटा, स्टेज 4 में थोड़ी चला गया, स्टेज 4 में तो कोई चांस ही नहीं है, उसका पैर ही बहुत ज़्यादा, लेकिन तुम्हारे पास तो ग्रेड 2 में, ग्रेड 1 में, ग्रेड 3 में भी आ सकता है ना, ग्रेड 4 में भी आएगा तो भी हमारे हम थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का बचाव अगर होगा, ग्रेड 4 में तो खैर होता ही नहीं है, तो उसमें हम तो पेन ही अलग लेवल है, बट ग्रेड 2 ग्रेड 3 पे कोई पेशेंट आएगा तो जितना बचा कुछ है उसको न्यूट्रिशन दिलवाएंगे, ठीक है। सम एविडेंस क्या बोलते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करने से या कम करने से प्रोग्रेशन ज़्यादा होता है, तो ये वाली चीज़ उसको एजुकेशन में बता देना कि भाई एक्सरसाइज करनी होती है, ठीक है। इनकरेज करेंगे फुल ROM का, ROM क्यों इंक्रीज करेंगे, अभी बता दिया, वही साइनोवियल फ्लूइड वाला लोचा, इस साइड नहीं गया इस साइड नहीं गया, पता चला तो हमारा साइनोवियल फ्लूइड उसको न्यूट्रिशन देने, ठीक है। तो हमें ROM फुल वो करना है, और उसकी वजह से क्या होगा, साइकिलिंग, हम स्विमिंग ये सब बोल सकते हैं करने के लिए, कि अगर ये आपको इजी लग रहा है। हाइड्रोथेरेपी बोल सकते हैं, हाइड्रोथेरेपी बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, क्यों, क्योंकि उसमें हमें रेजिस्टेंस कम लगेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस कम लगेगा तो इजीली हो जाएगी एक्सरसाइजेज, और वो उसको इतना ज़्यादा पेन नहीं होगा, और सब जगह साइनोवियल फ्लूइड भी चला जाएगा, न्यूट्रिशन भी चला जाएगा, धीरे 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 उसके जब उसको इजी लगने लग जाएगी हम लैंड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। एरोबिक एक्सरसाइजेज भी कराना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। हम मेनली ये जो स्विम, ये साइकिलिंग वाइकलिंग, ये सब एरोबिक एक्सरसाइज जितना, और पहली बात सारे एक ही साथ नहीं करा देना कि उसका बिल्कुल ही दर्द के, ठीक है। तो हमें एरोबिक एक्सरसाइजेस करानी चाहिए मेनली, और हाइड्रोथेरेपी तो करानी चाहिए, बताया अभी, ठीक है। अवॉइड क्या कराना चाहिए, प्रोलॉन्ग लोडिंग। पता चला देखो ये किसकी वजह से हो रहा था, कि उसको बहुत ज़्यादा ही वेट बियर हो रहा है जॉइंट्स पे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोलॉन्ग लोडिंग हम कराएंगे तो और ज़्यादा उसको काम करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है कि प्रोलॉन्ग लोडिंग नहीं करानी है, ठीक है। हमें बीच बीच में, मैंने बताया ना अभी एग्जाम्पल में, कि बीच बीच में एक्सरसाइज धीरे 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 कराओ, थोड़ा रेस्ट भी देना है प्रॉपर चाहे पेन एग्रीवेट जहाँ भी जिस भी एक्सरसाइज में हो रहा है उसको उस टाइम के लिए छोड़ दो, हम थोड़ा बहुत और दूसरों भी चीज़ों पर काम करके फिर हम शायद वो एक्सरसाइज कराएंगे, जब थोड़ी मसल स्ट्रेंथ आ जाएगी तो फिर उसको पेन नहीं होगा शायद उस एक्सरसाइज से, तो उसको रोक देना, उसको नहीं कराना, ठीक है। हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स नहीं, जैसे रनिंग वनिंग पहले दिन नहीं बोलना कि भागो अच्छा होगा, ये सब नहीं, ठीक है। वॉक करने के लिए बोलो, बैक वॉक करने के लिए बोल सकते हो, उसमें और अच्छा वो देखे गए हैं, एविडेंसेस देखे गए हैं कि बैक वॉक बहुत अच्छी होती है, ठीक है, बैकवर्ड वॉक। और इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दिखी गई हैं, तो आप उनको दिखा सकते हो, ये लगा सकते हो, उसको रेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। एड्स में आप क्या कर सकते हो, ब्रेसेस और स्प्लिंट्स, केन्स और स्टिक का यूज़ करा सकते हो। ये क्या करेंगे, ये डिक्रीज करेंगे लोडिंग को, जितना वेट पड़ रहा था, जैसे आप क्या बोलोगे, जिस साइड का, राइट साइड का जैसे हिप में प्रॉब्लम है, तो स्टिक पकड़ाओगे तो उससे क्या होगा कि वेट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमें ये बहुत ज़्यादा ईजी अच्छी चीज़ है कि हम ये करा सकते हैं, ताकि वेट और उसका बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ जाएगा, बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ जाएगा तो
चलने में भी इजी रहेगा और खड़े होने में भी इजी रहेगा। ठीक है, तो आप ये इसके साथ साथ हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट डाउन करके बता दो कि अगर आपको किसी और कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। दूसरी बात कि अगर किसी और चीज़ों में प्रॉब्लम है तो मुझे टॉपिक्स भेज सकते हो, मैं उसको पढ़ा सकती हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर, like, comment, subscribe and show some love, guys. Okay, bye.